Hello everyone, welcome to Management Study and today we are going to discuss business ethics and CSR। इसके पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और अब इस यूनिट में जो लास्ट टॉपिक है वो है बिजनेस एथिक्स एंड CSR। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा एंड वी आर प्रोसीड फॉर द टुवर्ड्स द यूनिट नंबर 2। This is the last topic of unit number 1, UGC Net Management. UGC Net Management, paper code number 70, paper 2. So we are taking the classes of paper number 2, which is the subject paper, which is management. And also the commerce students can also see these lectures. The topics are very similar in management and commerce. Without wasting any time, let's just get started with this. सो व्हाट इज बिजनेस एथिक्स एंड CSR। बिजनेस एथिक्स का मतलब ये होता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप एथिकल वे से बिजनेस करो। और CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब आपकी कंपनी की सोसाइटी के प्रति कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी कंपनी जिसका प्रॉफिट जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा है उसको 2% ऑफ देयर प्रॉफिट CSR में स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, लीगल थिंग है। तो CSR जो है वो मैंडेटरी है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन who makes a revenue of more than 100 करोड़। और बिजनेस एथिक्स यानी आप अपना बिजनेस एथिकली कर रहे हो या नहीं, वो सारी जो चीजें होती है वो बिजनेस एथिक्स में आती है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स का मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स है, जो स्टैंडर्ड्स है बिजनेस के, जो बिजनेस को गाइड करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, कि बिजनेस जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, नहीं कि गलत तरीके से होना चाहिए। बिजनेस को सही तरीके से कैसे रन करें, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको कहते हैं बिजनेस एथिक्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्ड्स ट्रस्ट, मतलब ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज लंबे समय तक चल पाए उसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो अगर आप बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस भी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगा। ठीक। फिर गुड रेपुटेशन, मतलब अगर आप एथिक्स फॉलो करते हो तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती है, आपके बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ जाती है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अगर आप ठीक से बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हो, ठीक से आप एथिकली लोगों को ट्रीट करते हो विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप सैलरी देते हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी रखते हो, तो वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं। एंड द लास्ट वन, कंप्लायंस विद लॉज। बिजनेस एथिक्स जो है वो लॉज पर भी बेस्ड है। कई सारे लॉ जो है वो बिजनेस को ये मैंडेटरी कर देते हैं कि उनको बिजनेस एथिक्स फॉलो करना ही है। ठीक है। And what are the approaches of business ethics? So first is utilitarianism, then rights approach, and the justice approach, and virtue ethics. So these are the approaches which are not so important, but आपको definition पता होनी चाहिए business ethics की और उसका importance क्या है वो पता होना चाहिए। Then corporate social responsibility, responsibility of a business towards society, environment, and stakeholders beyond profit making। मतलब बिजनेस जो है वो सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल है, उसकी सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सोसाइटी में भी उसको सोसाइटी से ही पैसा मिलता है। मतलब सोसाइटी यानी लोग लोग जो है वो बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको परचेज करते हैं, थ्रू दैट बिजनेस का प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट उसको वापस से सोसाइटी के गुडविल के लिए ही यूज करना चाहिए। Environment and stakeholders. Stakeholders like shareholders, partners, directors, employees, and all. What are the areas of CSR? तो environmental sustainability हो गई। environmental sustainability मतलब जो CSR की मनी है वो environment के रिलेटेड कामों के लिए यूज की जाए, यानी कि ट्री प्लांटेशन किया जाए, फॉरेस्ट बिल्ड किए जाए, कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज की जाए, ये सारी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, उसको फॉलो किया जाए। तो ये एक एरिया होता है CSR का, विच इज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देन फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मतलब एम्प्लॉयज को ठीक से ट्रीट किया जाए, उनको अच्छी सी सैलरी दी जाए, कम सैलरी पर काम ना करवाया जाए, वर्किंग आवर्स जो है वो मैनेज किया जाए। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब सोसाइटी के गुडविल के लिए भी
पैसा जो है उस सोसाइटी को देना चाहिए। एंड एथिकल सोर्सिंग, अगेन इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि जो भी रॉ मटेरियल है वो सोर्स किया जाता है बिजनेस प्रोडक्शन के लिए, वो एथिकली सोर्स किया जाना चाहिए। मतलब जंगल काट के या एनिमल्स को हार्म पहुंचा के सोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब वो एथिकली सोर्स होना चाहिए। तो ये जो है वो पार्ट ऑफ अ CSR। Now, ethical issues and dilemmas. What are the ethical issues in business? So, corruption है, ठीक है, बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो, करप्शन इज एवरीवेयर। सो ये जो इश्यू है वो बिजनेस में रहता ही है। वो चीज करप्शन, ब्राइबरी यानी लांच, इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत सारे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप पता चलता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग से क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो चीजें होती है वो लीक हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है। और इनसाइडर ट्रेडिंग मेनली जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं या जो कंपनी के ही लोग होते हैं वही करते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। देन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मतलब आप लेबर्स को अकॉर्डिंग टू वेजेस एक्ट आप पे नहीं कर रहे हो, कम पे कर रहे हो। 8 घंटे काम करवाना है लेकिन आप 12 घंटे काम करवा रहे हो। सो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है। देन प्रोडक्ट सेफ्टी, मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सेफ है या नहीं। फॉल्स एडवर्टाइजिंग ये बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली इन द FMCG सेक्टर। जो फूड ब्रांड्स होती है वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग ज्यादा करती है। मतलब अगर आप कोई भी अभी जो इश्यू चल रहा था, जो ORS वाला इश्यू जो करंटली चल रहा है मार्केट में, कि जो माउथ रिहाइड्रेशन ड्रिंक जो है वो, ओरल रिहाइड्रेशन सीरम जो है, उसका कोई इश्यू चल रहा है जिसमें ब्रांड्स हैं वो ORS नहीं लगा सकते अपने जो अ, अपना जो जूस का पैकेट हो गया या फिर और कोई भी ड्रिंकिंग उनका जो प्रोडक्ट है उस पर वो ORS लेबल नहीं लगा सकते, क्योंकि ORS जो है वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है। और वो प्रॉपर चेक करके ही लगना चाहिए या फिर प्रॉपर तरीके से उसके रिपोर्ट्स होने चाहिए, तभी वो ब्रांड है जो वो अपने पैकेज पर ORS का लेबल लगा सकता है। तो ये ORS का इश्यू भी बहुत ही चल रहा है नाउअडेज। इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर देन यू नो। डेटा प्राइवेसी, डेटा लीक हो जाता है, वो भी एक इश्यू है। इन्वायरमेंटल वायोलेशंस, मतलब इन्वायरमेंट को हार्म करके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया जा रहा है, वो भी एक इश्यू है। एग्जाम्पल इज ग्रीन वॉशिंग, मतलब फेल्स क्लेम अबाउट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं है फिर भी फॉल्स क्लेम करके उसको इको फ्रेंडली बताया जाता है। तो ये एथिकल इशू है बिजनेस। एथिकल डायलेमा क्या होता है? तो किस सिचुएशन वेयर अ पर्सन फेसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब बिजनेस को एथिकल प्रिंसिपल फॉलो तो करने हैं लेकिन 2 से 3 एथिकल प्रिंसिपल्स में कोई एक ही एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो बिजनेस को फॉलो करना है, मतलब सभी एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करने हैं। एंड देयर इज रीजन फॉर दैट, क्योंकि अगर बिजनेस सभी एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा तो वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा। नो क्लियर राइट और रॉन्ग रिक्वायर्स जजमेंट, मतलब इसके लिए भी एक जजमेंट चाहिए। एग्जाम्पल इज विसल ब्लोइंग वर्सेस कंपनी लॉयल्टी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय प्राइवेसी वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में एथिकल डायलेमा की सिचुएशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? तो इट्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय व्हिच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। सो पब्लिक गवर्नेंस की तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होता है, जिसमें रूल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम चलता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिलती है और ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। What are the principles of corporate governance? So पहला है अकाउंटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और पीपल और उसके जो स्टेक होल्डर्स है उसके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब बंद कमरों में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस है, जो कुछ भी एक्टिविटी है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। देन फेयरनेस, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन को फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। प्राइसिंग में फेयरनेस होना चाहिए, कंपटीशन में फेयरनेस होना चाहिए, मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को फेयरनेस जो है वो दिखानी पड़ती है।
and which is a part of corporate governance. And responsibility towards stakeholders, मतलब organization के जितने भी stakeholders हैं, including their shareholders, directors, common public, government, इन सभी के प्रति organization को responsible होना चाहिए. What are the key elements of corporate governance in India? So role of board of directors and independent directors, मतलब हर कंपनी में board of director होना चाहिए, independent director होने चाहिए. SEBI guidelines and clause 49 of listing agreement. SEBI stands for Securities and Exchange Board of India, जो कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है और कंप्लायंस वगैरह भी देखती है. क्लोज 49 ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट, इसको भी फॉलो करना चाहिए. ऑडिट कमिटीज, डिस्क्लोजर एंड शेयर होल्डर राइट्स को भी फॉलो करना चाहिए. Now, value-based organization. So, a value-based organization is an organization guided by a set of core values that shape its culture, strategies, and operations. So, core values पर जो जिसका बेस कोर वैल्यूज पर होता है उसको वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ये किससे बनता है? उसके कल्चर से, स्ट्रेटजी से और ऑपरेशन से, विच आर वैल्यू बेस्ड. What are the features of value-based organization? So it depends on integrity, respect, fairness, innovation, and social responsibility. Leadership driven by values, यानी value driven leadership होनी चाहिए, not just profit. मतलब सिर्फ profit के ऊपर organization है उसका thought नहीं होना चाहिए. मतलब organization का जो thought है वो value driven होना चाहिए. मतलब society को अच्छी value provide करना भी होना चाहिए. Employees are motivated by shared beliefs, मतलब जो employees है वो भी उसके वो भी value से काम करने चाहिए. मतलब वैल्यू ड्रिवन वो रिजल्ट्स देने चाहिए. What are the benefits of value based organization? So value based organization है वो strong culture और trust build करता है towards customers, towards employees. वो organization की reputation और brand loyalty बढ़ाता है. वो नए talent को attract करता है और पुराने को retain भी करता है. What are the examples of value based organization? जो टाटा ग्रुप है वो भी value based organization है जिसमें टाटा ट्रस्ट जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स काम करता है. इन्फोसिस है वो भी एक वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए फेमस है. एंड पैटागोनिया विच इज अ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो कि जिसकी वैल्यू वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है विच इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का जो फर्स्ट यूनिट था उसमें हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजर के रोल क्या होता है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट के फंक्शंस, कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और डिजाइन. देन वी हैव सीन द in the previous video we have seen the managerial economics, and the last one is business ethics and CSR, value based organization and all that stuff. So the unit number 1 is consist of many subjects, बहुत सारे subject उसमें थे. यूनिट 2 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे which is a combination of many subject related to HRM and organizational behavior. Okay, तो जो यूनिट 2 है उसका पहला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. So what is organizational behavior? We are going to see through the meaning. So OB is the study of human behavior in organizational setting. The inference between human behavior and the organization itself. मतलब जो organizational behavior है वो human का behavior है organization, और organization का खुद का भी behavior है itself. Okay, so it's an integration of human and organizational behavior, so that it is called organizational behavior. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, इनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन, हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन हो गई और आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अच्छा है तो वो सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो. सपोर्ट्स इफेक्टिव लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसकी कई सारी थियोरीज है जो कई सारे साइंटिस्ट ने दी है. सो ये हमने ये थियोरीज के बारे में मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी. फर्स्ट इज क्लासिकल थियोरी जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी है जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दी है, जो कि फोकस करता है टास्क एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन एंड टाइम एंड मोशन स्टडीज पे. उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस थियोरी है जो एल्टन मेयो ने दी है, which is focusing on importance of social factors like motivation, moral, और उसमें हॉर्थन स्टडीज भी कंडक्ट किए गए थे.
एंड देन थियरी एक्स एंड थियरी वाई जो मैकग्रेगर ने दी है। एक्स टाइप के पीपल होते हैं उसको काम बिल्कुल करना पसंद नहीं होता, उनके ऊपर कंट्रोल जरूरी है। और वाई टाइप के जो पीपल होते हैं वो काम को एंजॉय करते हैं, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, तो उन पर जो है वो उतना कंट्रोल नहीं करना पड़ता। देन सिस्टम्स थियरी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम है इंटर रिलेटेड पार्ट्स का। एंड कंटिंजेंसी थियरी में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक बॉक्स में फिट नहीं किया जा सकता। नो वन बेस्ट वे टू डू थिंग्स राइट, ओके। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। देन इंडिविजुअल बिहेवियर यानी इंडिविजुअल का बिहेवियर, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का बिहेवियर। इसमें पर्सनालिटी आती है, तो हम सबको पता है हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हम कई बार सुनते ही रहते हैं। तो पर्सनालिटी इज अ स्टेबल सेट ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ठीक है। एंड पर्सनालिटीज पर भी बहुत सारी थियरीज है, उसमें से ट्रेट थियरी जिसमें ओशन का ओशन इंक्लूडेड है। ओशन स्टैंड्स फॉर ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। देन साइको एनालिटिकल थियरी है जो फ्लूइड ने दी है, और सोशल लर्निंग थियरी जो बांड्रा ने दी है। तो ट्रेड थियरी में ओपननेस मतलब कोई लोग जो है वो बड़े ओपन होते हैं, वो फ्रीली टॉकेटिव होते हैं, यानी एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पीपल जिसको ओपननेस में कंसिडर किया जाता है। कॉन्शियसनेस मतलब जो है वो सतर्क होते हैं, जो लोग सतर्क होते हैं, मतलब जिनको सिचुएशन के आने से पहले ही पता चल जाता है कि इस टाइप की सिचुएशन आएगी, और अगर सिचुएशन आ भी जाती है तो उनको एक डिसीजन लेना भी आता है। तो वो टाइप ऑफ पीपल जो है कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो टॉकेटिव होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अग्रीएबल मतलब जो हर चीज में अग्री करते हैं, डिसअग्री बहुत नहीं करते। और न्यूरोसिटिज्म मतलब जो अपना एक ओपिनियन लेकर चलते हैं, ठीक है। साइको एनालिटिकल थियरी, सोशल लर्निंग थियरी। पर्सनालिटी के बाद हम देखेंगे परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हम चीजों को कैसे देखते हैं, हमारा व्यू ऑफ पॉइंट कैसा है, और हमारा व्यू पॉइंट कैसा है टुवर्ड्स दोज थिंग्स और द सिचुएशन, उसको परसेप्शन बोलते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्टिम्युली। परसेप्शन में फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो कि परसीवरर मतलब जो देख रहा है उसका एटीट्यूड, एक्सपीरियंस। टारगेट मतलब जो सामने वाली चीज है। और द सिचुएशन मतलब कौन सी सिचुएशन। एरर्स क्या क्या हो सकती है परसेप्शन में, तो स्टीरियोटाइपिंग हो सकता है, मतलब हम किसी भी चीज के बारे में अगर प्री कंसीव्ड नोशन बना लेते हैं तो उसको स्टीरियोटाइप भी कहा जा सकता है। मतलब अगर कोई चीज अच्छी है फिर भी हम उसको अच्छा नहीं कंसीडर करेंगे ड्यू टू स्टीरियोटाइप्स। हेलो इफेक्ट भी हो सकता है, सिलेक्टिव परसेप्शन भी होता है, मतलब हमको कुछ ही चीजें अच्छी लगती है, वो हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन एंड एट्रीब्यूशन है। Then value and attitude. So value are core beliefs of ourselves. It could be terminal and it could be instrumental. And attitude मतलब learned predisposition towards object and people like ABC model, effective behavioral and cognitive. और हमारी जो वैल्यूज है वही हमारा एटीट्यूड शेप करती है, और उसी के थ्रू हमारा जो है वो बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। नाउ लर्निंग, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। सो बहुत सारी थियरीज भी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग पर। जैसे फर्स्ट वेरी फेमस इज क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलो ने दी है। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको स्किनर ने दिया है, ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस करती है। सोशल लर्निंग थियरी जिसको कांदुरा रहती है, जो ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग पर फोकस करती है। देन मोटिवेशन। सो मोटिवेशन की भी कई सारी थियरीज है, जिसमें कंटेंट थियरीज है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो हम सबको पता है कि मोटिवेशन की वन ऑफ द बेस्ट थियरीज में से एक है। हर्सबर्ग की टू फैक्टर थियरी जिसमें हाइजीन और मोटिवेटर्स पर फोकस किया जाता है। एमसी केलांस की नीड थियरी जिसमें अचीवमेंट नीड, पावर नीड और एफिलिएशन नीड के बारे में हमको पढ़ाया जाता है। द प्रोसेस थियरी जिसमें ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी, आदम्स इक्विटी थियरी एंड लोकेस गोल सेटिंग थियरी इंक्लूडेड। उसके बाद है ग्रुप बिहेवियर। तो ग्रुप बिहेवियर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।